हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली बोल रहा हूँ। आपके हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के विषय में। 11वीं क्लास के जो चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, उसकी हम चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति में हम देखेंगे कि किस प्रकार आविष्कार ने इंसान की ज़िंदगी बदल दी। इसको इतिहास के साथ जोड़कर देखेंगे कि पहले क्या स्थिति थी और औद्योगिक क्रांति होने के बाद क्या स्थिति थी। ये सभी चीज़ें आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि पहले भी बता दिया था मैंने कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति 11वीं यानी कि इतिहास कक्षा 11वीं का पाठ है ये। उसी के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति में किस तरह बदलाव आए, औद्योगिक क्रांति में किस तरह नई नई चीज़ें उभरी और औद्योगिक क्रांति क्यों ज़रूरी थी, क्या महत्वपूर्ण कारण थे जिनके कारण औद्योगिक क्रांति हुई, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि गिनी चुनी जगह ही औद्योगिक क्रांति हुई। तो उन सभी की हम आज चर्चा करेंगे। आज हम सीखेंगे कि औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब था और यह सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों हुई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप किन किन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई और कौन सी मशीनरी के आविष्कार हुए, महिलाओं और बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और अंत में हम यह भी देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के विरोध में कौन सी आवाज़ें उठाई गई। तो चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्रांति का मतलब होता है पुरानी व्यवस्था का समापन और नई व्यवस्था का आगमन। क्रांति अर्थात हम अलग वे में भी ले सकते हैं, जैसे एक सेना क्रांति के लिए जा रही है। जैसे हमने अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका वर्णन पढ़ा हुआ है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति या जर्मन सेना की क्रांति। लेकिन आज हम इसमें चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, यानी कि इंडस्ट्री का, यानी कि मशीनों का उभरना, एकदम उभरना, यानी कि तेज़ी से उभरना। उसी को इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला गया है। यही क्रांति थी। क्रांति का मतलब होता है पुरानी व्यवस्था का समापन और नई व्यवस्था का आगमन। 1780 से 1850 के मध्य ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो परिवर्तन हुआ उसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है 1780 से 1850, यानी कि जो 70 साल का जो समय था उसमें ही ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो कायापलट हुआ, वही समय था औद्योगिक क्रांति का। मशीनों के आगमन के साथ ही उत्पादन में अचानक से अत्यंत वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से विकसित होने लगी। इसी परिवर्तन का नाम औद्योगिक क्रांति है। तो आपने क्या समझाया कि जो 1780 से 1850 के बीच का समय था, 70 वर्ष का, उसी में ही अर्थव्यवस्था, उद्योग, ये चीज़ें मध्य ब्रिटेन में उभरने लगी, जिसके कारण मशीनों का आगमन हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। जब मशीनें आएंगी तो उत्पादन में वृद्धि तो होगी होगी। इसी के कारण औद्योगिक क्रांति हुई। आगे हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुई। अब इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। वो क्या थी? इंग्लैंड के पास कच्चे माल की उपलब्धता। इंग्लैंड ने अपने बहुत से जगह कब्जा कर रखा था। भारत भी उसका एक उपनिवेश था। भारत से वो कच्चा माल ले जाता था। इसी प्रकार विश्व में बहुत सी जगह थी जहाँ से वह कच्चा माल लेकर आता था और यहाँ से रिसाइकिल करके अलग अलग जगहों पर बेचता था। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी जिसके कारण वहाँ पर लोग थे, तो कामकाजी बंदे भी मिल गए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। कृषि उत्पादन, मशीनों का आविष्कार। अब मशीनों के आविष्कार से क्या हुआ कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आई उनमें तीव्र वृद्धि हुई। जो काम पहले हाथ से होता था वह काम मशीनों के जरिए होने लगा। हाथ से करने वाला काम 10 बंदे एक समय पर 8-10 घंटे लगाते थे। अब वही
हजारों बंदों का काम एक ही दिन में खत्म होने लगा। इससे क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्थाएं या बैंकों का होना। असल में ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है कि उस समय जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे उनके लिए बैंक की सुविधा होने लगी, वित्तीय संस्थाएं होने लगे कि आप यहाँ से थोड़ा लोन लेकर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और जो भी लोन के रिकवर के लिए बाद में वो उनसे ले लेंगे। इस तरह से चीज़ें होने लगी। अच्छी परिवहन व्यवस्था तथा लंदन की भौगोलिक स्थिति। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होने का कारण ये भी था कि परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। जो ट्रांसपोर्टेशन था इंग्लैंड के पास काफ़ी अच्छा था, जिसने साथ दिया औद्योगिक क्रांति को होने का। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति जो थी, ज्योग्राफिकल जो फीचर्स थे इंग्लैंड के, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे औद्योगिक क्रांति को होने में। आगे हम देखते हैं कि इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि वहाँ मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्रियाँ कोयला और लोहा बहुत मात्रा में उपलब्ध था। अब हम जानते हैं कि शुरुआत में जो मशीनें उपलब्ध कराई गई, भाप की भट्टी और लोहा बनाने वाली प्रगलन, ये सब चीज़ें, इनमें कोयला और आयरन का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, जो कि इंग्लैंड में बहुत मात्रा में उपलब्ध था। शुरू में काठ कोयला यानी कि चारकोल का इस्तेमाल किया जाता था। 1709 में अब्राहम डर्बी ने ब्लास्ट फर्नेस अर्थात धमन भट्टी का आविष्कार किया, जिसमें कोयले को जलाकर उच्च तापमान प्राप्त किया जाता था। तो अब्राहम डर्बी ने ब्लास्ट फर्नेस अर्थात धमन भट्टी का आविष्कार किया, जिसमें कोयले को जलाकर उच्च तापमान प्राप्त किया जाता था। उच्च तापमान प्राप्त होने से क्या होता था? जो भी मशीनरी है वो हाई वोल्टेज, हाई स्पीड पर काम करती थी। तो ये इसका आविष्कार अब्राहम डर्बी ने 1709 में किया। कपास की उपलब्धता के बारे में बात करें तो उपनिवेशों से कपास, जैसे भी मैंने पहले बता चुका था कि उपनिवेशों से कपास के आयात से कारखानों के लिए प्रचुर मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होने लगा। जब कच्चा माल, कपास ये अलग अलग जगहों से ले आएंगे, जैसे भारत से, श्रीलंका से और साउथ अफ्रीका के बहुत से देशों से जो इनके उपनिवेश थे, वहाँ से ये कच्चा माल ले आएंगे, तो इनके पास बस बनाना ही रह गया। फिर तो तैयार कपड़े उन्हीं देशों को निर्यात होने लगे जहाँ से कच्चा माल लेकर आते थे, और वहीं पर ये अपने बने हुए चीज़ें बेचते थे। इनके लिए बाजार भी उपलब्ध थे, यानी कि इनको कोई झंझट नहीं था। रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में वाटर फ्रेम नाम की मशीन का आविष्कार किया। ये वाटर फ्रेम नाम की मशीन का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट ने। ये महत्वपूर्ण आविष्कार जो है उनके बारे में चर्चा हो रही है। अब अगला है म्यूल नामक मशीन का आविष्कार 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया। जेम्स वॉट ने भाप का शक्ति को आविष्कार किया, वाष्प शक्ति, स्टीम एनर्जी को। आविष्कारक कौन कौन थे? आविष्कारक कोई प्रशिक्षण प्राप्त वैज्ञानिक नहीं थे। असल में उस समय की मांग के हिसाब से आविष्कार होने लगे। जो चीज़ें ज़रूरत थी उनका आविष्कार होने लगा। इसलिए कहते हैं आविष्कार जो कि समय की मांग थी। अधिकतर आविष्कार रुचि, जिज्ञासा एवं भाग्य के बल पर ही हुए। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, अधिकतर आविष्कार रुचि, जिज्ञासा एवं भाग्य के बल पर ही हुए। परिवहन प्रणाली,
जलमार्ग की बात करें, इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल थी, जो कि 1761 में जेम्स ब्रैडली द्वारा बनवाई गई। महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रैडली द्वारा बनाई गई। दूसरा है रेलवे की शुरुआत। भाप की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम खनन में किया जाता था, उसके बाद यूज होने लगा रेलवे में। स्टीम इंजन की बात करें यानी कि वाष्प इंजन की, तो पहला जो भाप से चलने वाला इंजन था 1814 में बना। रेलगाड़ियां परिवहन का ऐसा साधन बन गई जो साल भर उपलब्ध थी। विश्व में पहला लोहे का पुल सेवर्न नदी पर 1866 में बनाया गया। 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार अब आम हो गई। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके कारण, स्टीम इंजन के कारण ये जो चीज़ें घटित हुई। कृषि क्रांति को देखें, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बहुत बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, जिसे कृषि क्रांति कहा गया। बड़े जमींदारों ने आसपास की भूमि एवं सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया। छोटे किसान और चरवाहे बेरोजगार हो गए और शहरों की तरफ रुख किया। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो पैदावार बढ़ने से पौष्टिक भोजन प्रचुर मात्रा में मिलने लगा। जनसंख्या वृद्धि में यह सहायक हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन उद्योगों के लिए वरदान साबित हुआ। यानी कि जैसे हर क्षेत्र में करते हैं, हम इंडिया में भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन होता है उद्योगों के लिए, नौकरी काम धंधों के लिए। उसी प्रकार वहाँ पर भी होने लगा। सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध था। पूंजी निवेश की बात करें तो वित्तीय संस्थाओं के अलावा धनवान लोगों ने भी उद्योगों में पूंजी निवेश कर कई गुना मुनाफा कमाया। लोगों के धन में वृद्धि हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में हुई। अब हम ये देखेंगे कि विकास तो हमने खूब किया, अब विकास का खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। इस औद्योगिक विकास का खामियाजा लोगों को दूसरे रूप में भुगतना पड़ा। शहर विकृत होने लगा, गंदगी फैलने लगी, गरीब लोगों को कारखानों के आसपास इन्हीं परिस्थितियों में रहना पड़ा। धनवान लोग नए साफ सुथरे उपनगरों में शानदार मकान बनाकर रहने लगे। शहरों में बीमारियां फैली और हजारों की संख्या में लोग मरे। गरीब मजदूर जो कारखानों के आसपास शहरों में रहते थे, उनकी उम्र बहुत कम होने लगी। बर्मिंघम में यह 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 तथा डर्बी में 21 वर्ष थी। नए औद्योगिक नगरों में रहने वाले लोग गांव में आकर बसने वाले ग्रामीण लोगों की तुलना में छोटी आयु में मर जाते थे। वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में भी आधे 5 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले ही चल बसते थे। इसका कारण क्या था? धुआं, पॉल्यूशन, गंदगी, इन सब के कारण। बच्चों और औरतों के जीवन पर प्रभाव। बच्चों और औरतों पर अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव पड़े। इनकी आमदनी बढ़ी, आत्मनिर्भर हुए, घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। वहीं स्वास्थ्य गिरने लगा, जो स्वास्थ्य था इन लोगों का गिरने लगा। स्वास्थ्य गिरने के कारण परिवार बिखरने लगा। बच्चे काम करते हुए अक्सर कारखानों में सो जाते थे और हादसों का शिकार हो जाते थे। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई मशीन के पास लड़का खड़ा है, उसको नींद सी लग गई तो मशीन में उसका हाथ आ गया या वो खुद मशीन में आ गया। इस तरह की दुर्घटनाएं भी आम होने लगी। खानों में मुश्किल परिस्थितियां, माइंस की बात हो रही है इसमें। बच्चों को कोयला खानों में ड्राइवर का भी काम करना पड़ता था। ड्राइवर इन द सेंस आप देख सकते हैं इसमें किस तरह ये जो गाड़ी है इसको धक्का लगाते थे बच्चे, कोयले को इकट्ठा करके दूसरी जगह लेके जाते थे। ये ड्राइवर, वो ड्राइवर नहीं कि जो कार चलाते हैं, इस तरह का ड्राइवर बोला गया इसमें। अपनी पीठ पर रखकर कोयले का भारी वजन भी ढोते थे। जहाँ वयस्क नहीं पहुँच सकते थे वहाँ बच्चे पहुँच जाते थे, लेकिन उनका जीवन कष्ट में हो चला था। लगातार काम करने से उनका स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हुआ था।
अब इन सब चीज़ों के कारण कुछ लोग विरोध में भी आए। विरोध में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के कुप्रभाव के कारण इसके विरोध में स्वर उठने भी शुरू हो गए। चार्ल्स डिकेंस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई उसमें सबसे कठोर आलोचना करने वालों में से एक थे। चार्ल्स डिकेंस जो थे वो सबसे विरोध करने वालों में से एक थे। मशीनों के आने से बेरोजगारी बढ़ गई और लोग भूखे मरने लगे। लुडिज्म आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ भी लिया जाता है क्वेश्चंस में कि लुडिज्म आंदोलन से आप क्या समझते हैं। करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल लुड के नेतृत्व में लुडिज्म आंदोलन चलाया गया। लुडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ बल्कि न्यूनतम मजदूरी मतलब मिनिमम वेजेस के लिए बात करते थे। नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण के लिए बात करते थे। मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगें पेश करने के लिए मजदूर संघ बनाने के अधिकारों की मांग करते थे। मतलब जो लुडिज्म आंदोलन था वो चलाया किसने था? जनरल लुड ने। उसी के नाम पर ही लुडिज्म आंदोलन शुरू हुआ। इनके जो अनुयायी थे वो मशीनों की तोड़फोड़ में विश्वास करते थे कि मशीनें नहीं होंगी तो हम लोगों को काम मिलेगा, मशीनों की जगह इंसानों को काम मिलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी उतनी बेरोजगारी फैलेगी। आगे ये क्या कहते थे कि एक मिनिमम वेजेस फिक्स होना चाहिए मजदूरों के लिए। नारी और बाल श्रम पर नियंत्रण होना चाहिए कि हर जगह बच्चों को या नारियों को काम पे नहीं हम लगा सकते। कुछ ऐसे जोखिम भरे काम होते हैं वहाँ पर नारी या बच्चों को हम नहीं लगा सकते। मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए भी इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो ये काफ़ी एक तरह से अच्छा आंदोलन था देखा जाए तो, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे हैं और हर चीज़ के नुकसान है। मशीनें जितनी ज़्यादा आएंगी उतनी बेरोजगारी भी बढ़ेगी। कानूनों के जरिए सुधार। कानूनों के जरिए जब सुधार किए गए, जैसे 1819 में कुछ कानून बनाए गए जिसके तहत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम करवाने की सीमा 12 घंटे तक ही सीमित कर दी गई। लेकिन इस कानून को पालन करवाने की व्यवस्था नहीं की गई थी। कानून तो बन गया लेकिन पालन करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। जब पालन करवाने की व्यवस्था नहीं होगी तो कानून का होना ना होना एक बराबर सिद्ध होता है। औद्योगिक क्रांति के विषय में अनेक तर्क, इसमें चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं हम। 1970 के बाद औद्योगिक क्रांति के विषय में अनेक तर्क वितर्क शुरू हो गए। जो परिवर्तन 1815 के पहले हुआ उससे तेज गति से परिवर्तन 1815 के बाद शुरू हुआ, इसलिए क्रांति का समय 1815 के बाद का ही माना जाना चाहिए। कुछ लोगों ने तर्क किया था ये। विकास की गति धीमी थी, संपूर्ण ब्रिटेन में नहीं फैला। कुछ लोग कहते हैं कि ये सारे ब्रिटेन में नहीं फैला, कुछ एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर ये औद्योगिकरण फैला और विकास की गति धीमी थी। अब क्विक रिकैप देखेंगे हम जो हमने पढ़ा। प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? ब्रिटेन में। कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार था जेम्स हरग्रीव्स ने। प्रसिद्ध लुडिज्म आंदोलन कब चलाया गया था? 1811 से 17 के बीच में जनरल लुड द्वारा। अब बच्चों आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स भी हैं। जो आपने इसमें सीखा वो अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अपने शब्दों में जब आप लिखेंगे तो आपको लिखना भी आएगा और आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? जो आपने सीखा वो ही लिखिए, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखिए, अपने जो आपने सीखा वो लिखिए। दूसरा है, लुडिज्म आंदोलन कहाँ पर हुआ था? इसके क्या उद्देश्य थे?
तीसरा, बच्चों और महिलाओं के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, जो जो हमने चर्चाएं करी, काम के घंटे जो फिक्स कर दिए गए, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन कर सकते हैं। रेलवे के आने से औद्योगिक क्रांति को किस प्रकार गति मिली, ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन करने हैं आपने। अब फूड फॉर थॉट की बात करें तो औद्योगिक क्रांति ने महिलाओं और बच्चों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही उनके स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा प्रभाव डाला। आज की विकसित होती अर्थव्यवस्था और रहन सहन के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज हमने सीखा औद्योगिक क्रांति का मतलब और यह सबसे पहले ब्रिटेन में क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप किन किन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई और कौन सी मशीनों का आविष्कार हुआ, महिलाओं और बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और अंत में हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति के विरोध में कौन सी आवाजें उठी। तो इस प्रकार हमारा पूरा ये पाठ खत्म होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन बच्चों को इस तरह सीखने की ज़रूरत है उनको ये चैनल का लिंक शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो डले उन पर तुरंत वहाँ तक पहुँच सके। तो अभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का।